हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश कुमावत आपके अपने YouTube चैनल HR स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। पिछले वीडियो की यदि मैं बात करूं तो आप लोगों ने जो स्नेह जो प्यार मुझे दिया है उसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। बार बार आप लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोग मेरे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए। घर पर सेफ रहकर आप अपनी स्टडी बहुत अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। मैं बहुत बड़ी उम्मीद आप लोगों से कर रहा हूं कि निकट भविष्य में आने वाली जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसके फॉर्म आप लोगों ने अप्लाई कर रखे हैं या फिर जो फॉर्म अप्लाई होंगे उनमें आप लोग विजय हासिल करेंगे। तो मैं आप लोगों के बारे में बहुत अच्छी कामना करता हूं भगवान से कि आप जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट सिलेक्टेड हो जाएं। हम लोगों की आप लोगों से यही अपेक्षा है और आशा करता हूं कि आप इन आशाओं पर खरा उतरेंगे। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो डाइजेस्टिव सिस्टम का था, पाचन तंत्र का था। और पाचन तंत्र में मैंने मुख्य गुहा की बातें कंप्लीट कर ली थी आप लोगों से। आज अपन लेकर के चल रहे हैं पाचन तंत्र का अगला पॉइंट। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करूँ तो भोजन गया था मुख में, और मुख के बाद भोजन गया था मुख गुहा में, और मुख गुहा की बातें अपन पढ़ चुके थे। मुख गुहा के बाद भोजन किस में जाता है दोस्तों? ग्रसनी में। और ग्रसिका से भोजन जाता है, ग्रसनी से भोजन जाता है ग्रसिका में, और ग्रसिका से आमाशय में, आमाशय से स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में। यहाँ पर भोजन का कंप्लीटली पाचन हो जाता है, अवशोषण हो जाता है। और बाद की बात करें तो अपचित जो पदार्थ है वो किस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है दोस्तों? बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो आज अपन लेकर के चल रहे हैं अपने पॉइंट ग्रसनी को। तो नेक्स्ट जो पॉइंट अपना चल रहा है वो है ग्रसनी, फेरिंक्स। देखो दोस्तों, ग्रसनी की अपन बात करें तो थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत भी बताऊंगा, क्योंकि ग्रसनी फेनिक्स जो है वो अपनी भोजन नलिका और श्वसन मार्ग, मतलब मैं यूं कहूं भोजन मार्ग और श्वसन मार्ग का एक सामान्य भाग होता है। तो आपको 2-3 पॉइंट आप अच्छी तरीके से यहाँ से याद रखना है। ग्रसनी, श्वसन मार्ग एवं भोजन मार्ग का सामान्य भाग होता है। श्वसन मार्ग और भोजन मार्ग का सामान्य मार्ग आहार नलिका का कौन सा भाग होता है? तो वो दोस्तों आपको याद रखना है ग्रसनी, जिसे अपन फेनिक्स के नाम से जानते हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और निकलता है यहाँ का, ग्रसनी एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर श्वसन मार्ग और भोजन मार्ग एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। काफ़ी बार के पेपर में क्वेश्चन किस लैंग्वेज में पूछा गया है तो वो लैंग्वेज में आप लोगों को बता रहा हूँ। वो डायरेक्टली क्वेश्चन डालता है आहार नाल का वह भाग जहाँ पर भोजन मार्ग और श्वसन मार्ग एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो इनमें से आपको कोई से भी 4 ऑप्शन मिल सकते हैं। तो आप लोगों को पता चल चुका है कि अपनी ग्रसनी एक ऐसा भाग है जहाँ पर भोजन मार्ग और श्वसन मार्ग एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों? क्रॉस करते हैं। और आप सबको पता है कि जहाँ पर भी क्रॉस होता है, क्रॉस का मतलब यूँ मान सकते हैं आप, क्रॉस होता है तो वहाँ पर एक चौराहा बनता है। क्या बनता है दोस्तों? चौराहा बनता है। और चौराहे पर आप सबको पता है कि एक ट्रैफिक पुलिसमैन होता है जो यातायात प्रबंधक के नाम से जाना जाता है। वो यातायात को नियंत्रित करता है, गाड़ियों को नियंत्रित करता है। तो ऐसा ही यातायात केंद्र, यातायात प्रबंधक, ट्रैफिक पुलिसमैन अपनी इस ग्रसनी के अंतर्गत भी है। वो किस पार्ट को नाम देते हैं तो ध्यान देना दोस्तों। यदि मैं इस पार्ट की बात करूं तो ग्रसनी के अंदर एक छिद्र होता है दोस्तों। ग्रसनी का जो छिद्र होता है उसे कहा जाता है ग्लोटिस। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? ग्लोटिस, या फिर इसे घाटी द्वार के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में से ग्लोटिस या घाटी द्वार कहा जाता है, जबकि अंग्रेजी में से ग्लोटिस के नाम से जानते हैं। तो घाटी द्वार हो गया। जिस टाइम अपन लोग भोजन निगलते हैं, ध्यान देना दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। भोजन को जिस टाइम अपन लोग निगलते हैं उस वक्त इस ग्लोटिस को एक विशिष्ट प्रकार की संरचना ढक लेती है जिसे एपिग्लोटिस कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं?
एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन कहलाता है। तो घाटी द्वार को कौन ढक करके रखता है? घाटी ढक्कन ढक करके रखता है। या फिर बात करूं तो ग्लोटिस को कौन ढक करके रखता है? एपिग्लोटिस रखता है। कब ढक करके रखता है? जिस टाइम अपन भोजन को निगलते हैं। तो भोजन को निगलते समय ग्रसनी का ग्लोटिस को ढक करके रखता है, इसलिए इस एपिग्लोटिस को कहा जाता है दोस्तों ग्रसनी का ट्रैफिक पुलिसमैन। क्या कहा जाता है दोस्तों? ग्रसनी का ट्रैफिक पुलिसमैन, जिसे हिंदी में अपन लोग कहते हैं यातायात प्रबंधक। किस नाम से जानते हैं? यातायात प्रबंधक के नाम से जानते हैं। एक छोटी सी बात मैं पीछे की आपको बताता हूँ। जिस टाइम अपन भोजन को निगल रहे होते हैं, आपकी भोजन के अंदर जब लार मिक्स हो जाती है, तो मैंने आपको बताया था कि भोजन में जब भी लार मिक्स हो जाती है तो उस भोजन को कौन सा भोजन नाम दिया था अपन ने? बोलस नाम दिया था। मतलब सीधी सी डेफिनेशन की बात करूं तो चबाए हुए भोजन में क्या मिल जाती है दोस्तों? जब लार मिल जाती है तो उस भोजन को अपन ने क्या नाम दिया था? बोलस नाम दिया था। मुख गुहा में जब भी अपन भोजन को चबाते हैं तो उसमें लार मिक्स हो जाती है, उस भोजन को अपन ने बोलस नाम दिया था। और ये बोलस युक्त भोजन जैसे अपन निगलते हैं तो याद रखना, इस बोलस युक्त भोजन को निगलते समय अंतःनासा छिद्रों में आने से इसे कौन रोकता है? तो वो पार्ट था आपका ऊवुला या वेलम पेलेटाई। याद आ गया होगा आप लोगों को। आपके तालू का पार्ट है, आपका जो पीछे वाला तालू वो सॉफ्ट तालू है, कोमल तालू का जस्ट पीछे वाला पार्ट है, जहाँ पर यू आकार की घंटीनुमा संरचना लटकी हुई है। उस घंटीनुमा संरचना को नाम दिया था अपने ऊवुला या वेलम पेलेटाई। और ये क्या करता है? चबाए हुए भोजन में जब लार मिक्स होगी तो उसको नाम दे रहे हैं अपन बोलस। और इस बोलस युक्त भोजन को जैसे निगलते हैं तो अंतःनासा छिद्रों को बंद करके कौन रखता है? ऊवुला रखता है। जबकि मैं आप लोगों के सामने बात कर रहा हूँ, जिस टाइम भोजन बोलस युक्त भोजन ग्रसनी के अंदर जाता है तो एपिग्लोटिस क्या करता है? ग्लोटिस को ढक करके रखता है, ताकि भोजन का कोई भी अंश, भोजन का कोई भी टुकड़ा आपकी श्वास नली में नहीं चला जाए। तो ये क्वेश्चन आपका अलग है। श्वास नली में भोजन को जाने से कौन रोकता है? एपिग्लोटिस रोकता है। जबकि अंतःनासा छिद्रों में भोजन को जाने से कौन रोकता है? तो वो आपका ऊवुला है, जो कोमल तालू का लास्ट वाला पार्ट होता है। इसके अलावा अपन बात करें तो इसके जस्ट बाद, ग्रसनी के बाद भोजन किस में जाएगा दोस्तों? ग्रसिका में जाएगा। तो ग्रसिका की यदि अपन बात करें, ग्रसिका, इसको फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, फूड पाइप कहा जाता है इसको, भोजन नलिका कह सकते हैं। तो ध्यान देना इस बात के ऊपर आप लोग अच्छी तरीके से। ग्रसनी से भोजन किस में गया? ग्रसिका में गया। और ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आहार नाल के ऐसे कौन से भाग हैं, आहार नाल के ऐसे कौन से भाग हैं जहां पर बिल्कुल भी भोजन का डाइजेशन नहीं होता है? तो वो दोस्तों आपको याद रखना है, ग्रसनी और ग्रसिका में किसी भी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता है। अब नहीं होने का रीज़न क्या है? यहाँ पर ना तो किसी प्रकार की कोई पाचक ग्रंथि है, ना किसी प्रकार का कोई पाचक एंजाइम उपस्थित है, इसलिए ग्रसनी और ग्रसिका में किसी भी प्रकार के भोजन का डाइजेशन नहीं होता है। तो ग्रसनी के बाद भोजन किस में गया? फूड पाइप में जा रहा है, ग्रसिका में जा रहा है। ग्रसिका की लंबाई की यदि मैं बात करूँ तो ये 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। कितने सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका है, जो यहाँ से चल करके और आपके ये जो आपका पार्ट है वो वक्स वाला भाग है, और दोनों फेफड़ों के बीच नीचे डायफ्राम स्थित है। तो ये वक्स भाग से होते हुए डायफ्राम के नीचे जाकर और आपके स्टमक में खुलती है। किस में खुलती है? स्टमक में। तो आपको याद रखना है, ये आपकी वक्स से होती हुई डायफ्राम के नीचे जाकर किस में खुलती है दोस्तों? आमाशय में खुलती है, आमाशय में खुलती है। लंबाई इसकी 25 सेंटीमीटर हो गई। इसके अलावा अपन बात करें तो ग्रसनी के अंदर श्लेष्मा ग्रंथियां आकर के मिलती है।
कौन सी ग्रंथियां मिलती हैं दोस्तों? श्लेष्मा ग्रंथियां आकर के मिलती हैं और ये श्लेष्मा ग्रंथियां क्या करती हैं? भोजन को लसदार बनाती हैं। भोजन को कैसा बना देती हैं? लसदार बना देती हैं, जिसकी वजह से वो भोजन आसानी से आपके किस में पहुंच जाता है? आमाशय में पहुंच जाता है, स्टमक में पहुंच जाता है। तो ये बात आप लोगों को ग्रसनी और ग्रसिका की अच्छी तरीके से याद रखनी है। तो ग्रसनी की बात करें तो श्वसन मार्ग और भोजन मार्ग का सामान्य भाग कौन सा है? तो आपका ग्रसनी है। ऐसा कौन सा भाग है आहार नलिका का जहाँ पर श्वसन मार्ग और भोजन मार्ग एक दूसरे को क्रॉस करते हैं? तो उसका उत्तर भी क्या है? ग्रसनी। ग्रसनी के अंदर जो छिद्र उपस्थित है उसका नाम क्या है? ग्लोटिस, जिसे हिंदी में घाटी द्वार कहा जाता है। और जिस टाइम अपन भोजन को निगलते हैं, बोलस वाला भोजन जैसे ही निगला जा रहा है तब तो अंतनासा छिद्रों को बंद करता है ऊला, और भोजन को जैसे निगला जाएगा तो एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन क्या करता है? इस ग्लोटिस या घाटी द्वार को बंद करके रखता है, ताकि भोजन का कोई भी अंश, कोई भी टुकड़ा आपकी कौन सी नलिका में नहीं चला जाए? श्वसन नलिका में नहीं चला जाए। इसलिए ग्रसनी का ट्रैफिक पुलिसमैन या यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? एपिग्लोटिस को कहा जाता है। फिर बात करें तो ग्रसनी से भोजन किस में गया? फूड पाइप में गया, ग्रसिका में गया, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है, जो वक्ष से होती हुई डायफ्राम के नीचे जाकर किस में खुलती है? आमाशय में खुलती है। और इसके अंदर विशिष्ट प्रकार की श्लेष्मा ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, जो भोजन को कैसा बनाती हैं दोस्तों? लसदार बनाती हैं। और इसके बाद भोजन डायरेक्ट आपका स्टमक में पहुंच जाता है। चलो तो आप लेकर के चलते हैं अपन आमाशय को। तो आपका जो भोजन था वो सबसे पहले मुख में गया, मुख गुहा से गया ग्रसनी में, ग्रसनी से ग्रसिका में, और ग्रसिका से अब भोजन जाएगा आमाशय में। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो पाचन तंत्र के क्वेश्चन पुटअप होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो पुटअप होते हैं आपके आमाशय और छोटी आंत से, आमाशय और छोटी आंत से। तो मैं लेकर के चला हूँ आपके आमाशय को, स्टमक को, आमाशय, स्टमक। देखो दोस्तों, आमाशय की यदि मैं बात करूँ तो इसको अपन पेट कह सकते हैं। और पेट का आकार कैसा अपना? तो याद रखना, आमाशय का जो आकार है वो जे शेप होता है, अंग्रेजी वर्णमाला का जे शेप। किसका आकार है? आमाशय का आकार है। इसके अलावा अपन बात करें तो ये एक थैले समान भाग होता है, थैले समान भाग होता है, और इसे भोजन का अस्थायी भंडार घर कहा जाता है। और यह आप लोगों के लिए रोचक तथ्य की बात है, भोजन का अस्थायी भंडार घर, भंडार घर का मतलब है गोदाम। और आप लोगों को मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ, ये रियल में ही गोदाम है, क्योंकि जब जब दूसरे के घर से जिमने का न्योता आता है तो इस गोदाम में आप क्या क्या ठूंस करके लेकर के आते हो वो तो आप लोगों को भी पता है। तो ये भोजन का अस्थायी भंडार है। ऐसा नहीं कि आपने जैसे ही भोजन खाया तो आपको तुरंत एनर्जी मिल जाएगी। यहाँ पर जो भोजन मुख गुहा वाला भोजन था बोलस, वो जाकर के बेचारा रेस्ट करता है, 3-4 घंटे यहाँ भोजन पड़ा रहता है, इसलिए इसको भोजन का अस्थायी भंडारघर कहा जाता है। थैले समान भाग है, रियल में एक थैला ही है, क्योंकि जो मन मर्जी में आता है वो इस थैले के अंदर अपन डाल लेते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि बेचारे इस थैले की भी कोई कैपेसिटी होती होगी। फटता नहीं है, टेंशन मत लो, लेकिन जैसे जैसे इसके अंतर्गत आप सामान डालते जाएंगे ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि आहार नलिका का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें कर्माकुंचन की गति सबसे ज़्यादा थी, तो वो आपका स्टमक था। और सबसे कम जो कर्माकुंचन की गति थी वो थी मलाशय में। तो ये फैलता रहता है, सिकुड़ता रहता है। 3-4 दिन आप खाना नहीं खाएंगे तो पेट चिपक जाएगा बेचारा एकदम से। या फिर मान लो पतले दस्त के शिकार हो गए तो पेट एकदम से चिपक जाता है। और यदि आप ओवर डाइटिंग के शिकार हो गए, आप बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, तो ये बढ़ता बढ़ता और एक दिन आप पप्पू सिंह हो जाएंगे, आपसे चला फिरा भी नहीं जाएगा। तो जे शेप है, थैले समान भाग है, भोजन का स्थायी भंडारघर इसे कहा जाता है। स्थिति की बात करें तो याद रखना दोस्तों, ये कहाँ स्थित होता है? उदर गुहा में, डायफ्राम के ठीक नीचे बाईं ओर स्थित होता है।
यह आपका आमाशय है जिसकी स्थिति मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उदर गुहा के जस्ट ये जो आपका डायफ्राम है इसके ठीक नीचे बाईं ओर आपका स्टमक स्थित होता है। 3 पार्टों में अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला जो पार्ट आता है इसका वो है दोस्तों कार्डियक भाग, कार्डियक जिसे हिंदी में जठरागम भाग कहा जाता है। दूसरा इसका जो पार्ट आता है वो है पाइलोरिक, पाइलोरिक जिसे जठर निर्गम भाग कहा जाता है, जठर निर्गम भाग कहा जाता है। और तीसरा जो इसका पार्ट आता है वो होता है दोस्तों फंडिक, जिसे कार्पस काय के नाम से जानते हैं। तो ध्यान देना, आपके उदर भाग, आपके जठर भाग, आमाशय भाग को अपन जठर भाग भी नाम देते हैं। तो आपके आमाशय के 3 पार्ट हो गए, कार्डियक जिसे जठरागम भाग कहते हैं, पाइलोरिक जिसे जठर निर्गम भाग कहते हैं, और फंडिक जिसे कार्पस काय कहा जाता है। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको समझा देता हूँ ये क्या है। कार्डियक अंग्रेजी का नाम है जठर आगम, आगम का मतलब है आना और निर्गम का मतलब है निकलना। आगम का मतलब जैसे आगमन की बात करें तो आना, और निर्गम का मतलब है निकल जाना। तो ध्यान से सुनना, ये आपके आमाशय का सबसे प्रथम भाग होता है। और सबसे बड़ा भाग भी कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ा बायां भाग आपके स्टमक का कौन सा है? तो वो आपका कार्डियक पार्ट है। याद रखना, आमाशय का सबसे पहला भाग कौन है? कार्डियक भाग है, जिसको जठरागम, जठर प्लस आगम, मतलब ये वो पार्ट है जो ग्रसिका से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है दोस्तों? ग्रसिका से जुड़ा रहता है। मतलब आपकी ग्रसिका आमाशय के किस पार्ट में आकर के खुलती है? तो वो कार्डियक पार्ट में आकर के खुलती है। फिर पाइलोरिक भाग की बात करें तो देखो, जठर निर्गम, निर्गम का मतलब निकलना, यानी कि यहाँ आमाशय का भाग कंप्लीट हो चुका है। तो ये आपके आमाशय का कौन सा भाग है दोस्तों? अंतिम भाग है। कौन सा भाग है? अंतिम भाग। तो सर ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा रहता है दोस्तों छोटी आंत के प्रथम भाग ड्यूडेनम से। किससे जुड़ा रहता है? छोटी आंत के भी 3 पार्ट पढ़ेंगे अपन, ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम। तो ड्यूडेनम छोटी आंत का पहला पार्ट है, जेजेनम इसका बीच का पार्ट है, और इलियम इसका लास्ट का पार्ट है। तो ध्यान देना, छोटी आंत का प्रथम जो भाग है ड्यूडेनम, उसमें जाकर के खुलता है आपका पाइलोरिक पार्ट, जठर निर्गम भाग, या फिर आप कह सकते हैं कि आमाशय का सबसे लास्ट वाला पार्ट कौन सा है? पाइलोरिक पार्ट है, जो किससे जुड़ा हुआ है? तो छोटी आंत के प्रथम भाग ड्यूडेनम से जुड़ा रहता है। लंबी पतली नलिकाकार संरचना होती है। कार्पस काय या फंडिक की बात करें तो आपके कार्डियक पार्ट, कार्डियक एवं पाइलोरिक के बीच का भाग कौन सा है दोस्तों? वो आपका फंडिक है, कार्पस काय है। तो इन तीनों पार्ट के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज रखना है। पहला पार्ट कार्डियक जठरागम भाग, जो आपके आमाशय का सबसे पहला भाग है, सबसे बड़ा बायां भाग भी यही है, जो ग्रसिका से जुड़ा, मतलब ग्रसिका से स्टार्ट होकर के, मतलब कि आपका जो कार्डियक पार्ट है उसे आपकी डायरेक्ट ग्रसिका जुड़ी हुई, या फिर ये कह सकता हूँ कि ग्रसिका किस में आकर के खुलती है? आमाशय के कार्डियक पार्ट में आकर के खुलती है। लास्ट वाला पार्ट है इसका पाइलोरिक या जठर निर्गम भाग, जो इसका अंतिम भाग कहलाता है। छोटी आंत के प्रथम भाग ड्यूडेनम से जुड़ता है, और बीच का भाग कहलाता है दोस्तों फंडिक या कार्पस काय। तो ये इसकी थोड़ी बहुत अपने बात की है। इसके अलावा मैं आपसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की यदि बात करूँ, अब देखना यहाँ आमाशय के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट चलेंगे। जठर ग्रंथियों की बात करें तो आमाशय के अंदर जो जठर ग्रंथियां होती हैं, उन जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होता है। कौन सा रस स्रावित होता है दोस्तों? जठर रस सीक्रेट होता है, और इस जठर रस में विशिष्ट प्रकार का HCl अम्ल उपस्थित होता है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। तो आप लोगों को ये अच्छी तरीके से याद रखना है
और ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पुटअप हो चुका है कि आमाशय की जठर ग्रंथियों से कौन सा अम्ल सीक्रेट होता है। तो आमाशय की जठर ग्रंथि के अंदर कौन सा अम्ल उपस्थित है? HCl अम्ल उपस्थित है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित है। और एक नया क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे देता हूं, इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहा जाता है दोस्तों बर्थ एसिड। बर्थ एसिड का मतलब है जन्म का अम्ल, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो ये जन्म के साथ ही बच्चे के इस स्टमक में आता है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कौन सा एसिड भी कहा जाता है? बर्थ एसिड या जन्म का अम्ल कहा जाता है। इस जठर रस की यदि मैं बात करूं तो जठर रस प्रबल अम्लीय प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है दोस्तों? प्रबल अम्लीय प्रकृति का पदार्थ है जिसकी pH 1.2 होती है। अब ये देखो अम्लीय प्रकृति क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एक pH पैमाने की अपन केमिस्ट्री में बात करेंगे, यदि 7 pH है तो वो उदासीन पदार्थ होता है, 7 से कम यदि किसी पदार्थ की pH है तो वो अम्लीय होता है, और 7 से ज़्यादा यदि किसी की pH है तो वो क्षारीय पदार्थ होता है। प्रबल अम्ल की बात करें तो इसके अंदर H+ आयनों की सांद्रता बहुत अधिक होती है, और दुर्बल अम्ल की बात करें तो H+ आयनों की सांद्रता कम रहती है। तो ये बातें अपन केमिस्ट्री में सीखेंगे। आपको याद रखना है जठर रस कौन सी प्रकृति का है? प्रबल अम्लीय प्रकृति का है, जिसकी pH का मान कितना है दोस्तों? 1.2 है। इसके अलावा जठर रस की मैं बात करूं तो जठर रस में 99% तो उपस्थित होता है दोस्तों जल। क्या उपस्थित होता है? 99% जल उपस्थित होता है। 0.2 से लेकर 0.5% तक आपका HCl अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसके अलावा उपस्थित होता है इसके अंदर प्रोरेनिन एवं पेप्सिनोजन एंजाइम। कौन से एंजाइम उपस्थित होते हैं? प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो ये आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है कि जठर रस में क्या क्या उपस्थित होता है। तो जठर रस में 99% जल उपस्थित है, 0.2 से 0.5% आपका HCl है, और इसके अलावा इसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं दोस्तों? प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन। जैसा कि अपन बात कर चुके हैं, पाचक एंजाइमों के द्वारा ही जटिल भोज्य पदार्थों को किस में कन्वर्ट किया जाता है? सरल भोज्य पदार्थों में। एक एंजाइम की अपन बात कर चुके हैं, टाइलिन की, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा था मुख्य गुहा में। अब देखो मैं आपको लेकर के चलता हूँ, ये एंजाइम क्या काम करते हैं। यहाँ पर आमाशय के अंदर जो एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं वो एंजाइम क्या काम करते हैं, किस प्रकार भोजन के पाचन में अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है कि आमाशय में 2 एंजाइम उपस्थित हैं। आमाशय रस के अंदर, मतलब आमाशय से जो रस निकल रहा है उसको कौन सा रस नाम दे रहे हैं दोस्तों? आमाशय रस या फिर जठर रस कहा जाता है इसको। और इस जठर रस या आमाशय रस में 2 एंजाइम उपस्थित हैं, जिसमें से पहला एंजाइम है दोस्तों पेप्सिन एंजाइम। कौन सा है? पेप्सिन एंजाइम। और दूसरा है आपका रेनिन एंजाइम। और दोनों के ही क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम्स में पुटअप होते हैं। किस प्रकार से पुटअप होते हैं वो भी अपन चर्चा करेंगे इनकी। तो आमाशय या जठर रस में 2 तरह के एंजाइम उपस्थित हैं, पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम। क्या काम संपन्न करते हैं देखना ध्यान से। आप जो प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, जो कुछ भी अपन खाते हैं, तो उसमें से मैं बात कर रहा हूँ प्रोटीन की। इस प्रोटीन का पाचन स्टार्ट करता है दोस्तों आपका पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम। और ये इसे किस में तोड़ता है? पेप्टोन्स में तोड़ता है। किस में तोड़ता है दोस्तों? पेप्टोन्स में तोड़ता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन एंजाइम है। और ये पेप्सिन एंजाइम कहाँ से सीक्रेट हो रहा है दोस्तों? आमाशय या जठर रस में उपस्थित है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है। अपन लोग जो दूध पीते हैं, उस दूध को दही में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है
वो है दोस्तों रेनिन एंजाइम। दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है दोस्तों? रेनिन एंजाइम है। दूध में केसीन प्रोटीन उपस्थित होती है, आपको याद रखना है, केसीन, और इसे पैरा केसिनेट में कन्वर्ट करने का काम कौन से एंजाइम का है? तो वो आपके रेनिन एंजाइम का है। तो आमाशय रस की दो एंजाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वह एंजाइम जो दूध को दही में बदलता है तो वो आपका है दोस्तों रेनिन एंजाइम। तो दूध को दही में कौन सा एंजाइम कन्वर्ट कर रहा है? रेनिन एंजाइम। और प्रोटीन को पेप्टोन्स में पेप्सिन एंजाइम कन्वर्ट करता है। इसके अलावा मैं यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताता हूँ, और वो पॉइंट क्या आप लोगों का, नवजात शिशु की यदि अपन बात करें तो इधर रेनिन एंजाइम बहुत अधिक सीक्रेट होता है। या फिर छोटे बच्चों की बात करूं तो छोटे बच्चों के आमाशय में रेनिन एंजाइम बहुत अधिक मात्रा में सीक्रेट होता है, जो किसको किस में बदल रहा है? दूध को दही में कन्वर्ट करता है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती जाती है तो याद रखना रेनिन एंजाइम का सिक्रेशन कम होने लगता है। व्यक्ति की आयु जैसे जैसे बढ़ती जाएगी रेनिन एंजाइम का सिक्रेशन कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और वृद्धावस्था तक आते आते रेनिन एंजाइम का सिक्रेशन बंद हो जाता है। तो सर अब वृद्धावस्था में दूध को दही में कौन बदलेगा? तो याद रखना दोस्तों, वृद्धावस्था की यदि बात करूं तो वृद्धावस्था में आपका रेनिन एंजाइम सीक्रेट नहीं हो पा रहा है, तो दूध को दही में कन्वर्ट कौन करता है दोस्तों? HCl अम्ल करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा बनता है। नवजात शिशु या छोटे बच्चों में रेनिन एंजाइम अधिक मात्रा में सीक्रेट होता है जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है, लेकिन आयु बढ़ने के साथ साथ रेनिन एंजाइम का सीक्रेशन कम होने लगता है, और वृद्धावस्था तक आते आते, बुढ़ापे की यदि बात करें तो बुढ़ापा आते आते रेनिन एंजाइम का सीक्रेशन खत्म हो लेता है। तो अब दूध मतलब बूढ़े व्यक्ति के द्वारा जो दूध पिया जा रहा है उसको दही में कौन कन्वर्ट करेगा? तो आपका HCl एंजाइम कन्वर्ट करता है इसको। इसके अलावा अपन बात करें तो प्रश्न आपसे काफ़ी बार पूछा जाता है कि आमाशय की वे कोशिकाएं जिनसे HCl अम्ल सीक्रेट होता है। तो याद रखना दोस्तों, आमाशय की ऑक्जेंटिक कोशिकाओं के द्वारा HCl अम्ल सीक्रेट होता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पेपर में पूछा जा चुका है। ऑक्जेंटिक कोशिकाओं के द्वारा कौन सा अम्ल सीक्रेट होता है? HCl। या फिर HCl अम्ल किन कोशिकाओं के द्वारा सीक्रेट होता है? तो आपकी कौन सी कोशिकाएं वो ऑक्जेंटिक कोशिकाएं कहलाती हैं। अब देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात अपन करते हैं। यदि भोजन का डाइजेशन ठीक तरीके से नहीं होता है तो दोस्तों अपच की स्थिति पैदा होती है। भोजन का डाइजेशन ठीक तरीके से नहीं होगा तो कौन सी स्थिति पैदा होती है? अपच की स्थिति पैदा होती है। इस अपच की स्थिति की यदि अपन बात करें तो आप लोगों को पता चल चुका है कि जठर रस में कौन सा अम्ल उपस्थित है? HCl अम्ल। और ये HCl अम्ल क्या करता है? ये भोजन के पाचन में हेल्प करता है। और जब भोजन का पाचन ही ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। जब भोजन का पाचन ठीक तरीके से नहीं होगा तो अपच की स्थिति पैदा हो जाती है। और अपच की स्थिति किन किन कारणों की वजह से पैदा होती है? या तो आप लोग टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, या फिर आप लोग गरिष्ठ भोजन खा जाते हैं, आप कुपोषित भोजन खा जाते हैं, या फिर सबसे ज़्यादा इंडाइजेशन की स्थिति तब पैदा होती है जब आप दूसरे के घर खाना खाने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अपन बेसुध होकर के खाते हैं। अपन को पता भी नहीं चलता कि अपनी कितनी डाइट है, उस डाइट के अकॉर्डिंग खाना खा करके नहीं आते हैं। तो आपको एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और उस प्रॉब्लम का नाम है एसिडिटी। ये आप सबको पता है अच्छी तरीके से। एसिडिटी तो ये किस प्रकार से पैदा होती है? तो अपच की स्थिति जब भी पैदा होगी तो HCl अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, और जब HCl अम्ल की मात्रा बढ़ेगी तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपके उदर भाग का मतलब स्टमक में, उदर भाग में हल्का फुल्का दर्द होना स्टार्ट होगा, तेज जलन होना प्रारंभ हो जाएगी। तो आपके इस जठर भाग के अंदर HCl अम्ल की जो मात्रा बढ़ चुकी है, इस बढ़ी हुई अम्ल की मात्रा को दोस्तों कहा जाता है अम्लीयता। क्या बोलते हैं? अम्लीयता, या फिर एसिडिटी कहते हैं।
अम्लीयता या एसिडिटी। तो देखो इसमें भी नाम एसिड आ रहा है, तो आपको बता देता हूँ ये कब पैदा होगी, जब आपके आमाशय में भोजन का डाइजेशन नहीं होगा, अपच की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो ये पैदा क्यों हो रही है, जब HCl अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी। अब देखो इस एसिडिटी के उपचार के लिए आप लोग क्या करते हैं, मार्केट जाते हैं और भाग करके क्या लेकर के आते हैं दोस्तों, इनो लेकर के आते हैं, इनो। अब सर ये इनो में क्या है ऐसा जिसकी वजह से अपनी एसिडिटी मात्र 5-6 सेकंड में दूर हो जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब प्रबल अम्ल की विक्रिया, केमिस्ट्री की बात बता रहा हूँ, प्रबल अम्ल की विक्रिया प्रबल क्षार के साथ संपन्न होती है, तो इस रिएक्शन को संपन्न होने में 10 की पावर माइनस 10 सेकेंड का समय लगता है। 10 की पावर माइनस 10 सेकेंड का समय लगता है, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो आपकी एसिडिटी क्या है इसके सामने, कुछ भी नहीं है। सॉरी दोस्तों, असुविधा के लिए खेद, बीच में लाइट चली जाने के कारण वीडियो को स्टॉप करना पड़ा। तो अब वापस अपन स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखो अपच की स्थिति जब जब पैदा होगी तो HCl अम्ल की मात्रा बढ़ती जाएगी, और जिसकी वजह से उदर भाग में तेज दर्द होगा, तेज जलन का अनुभव अपन लोगों को होता है। इस HCl अम्ल की बढ़ी हुई मात्रा को कहा जाता है अम्लीयता या एसिडिटी। एसिडिटी के उपचार के लिए अपन किसका यूज करते हैं, इनो का यूज करते हैं। और इनो की बात करें तो इनो किससे बना हुआ होता है, तो ध्यान देना, इस एसिडिटी के उपचार के लिए, एसिडिटी के उपचार के लिए एंट एसिड या प्रति अम्ल खाए जाते हैं, प्रति अम्ल। अब एसिड का उल्टा क्या है, तो वो बेस है, लेकिन याद रखना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं खाएंगे अपन, वीक बेस का इस्तेमाल करते हैं। तो वीक बेस में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं जिसकी वजह से अपने पेट की एसिडिटी दूर हो जाती है। जिस प्रकार से मोबाइल में वायरस, मतलब कि मोबाइल में जो वायरस आ जाते हैं उनको ख़त्म करने के लिए एंटीवायरस डाले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने पेट की, अपने इस जठर भाग की एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए, इसके उपचार के लिए एंट एसिड या आपको एंटी एसिड भी मिल सकता है, या प्रति अम्ल का यूज करते हैं। ये प्रति अम्ल कौन कौन से हैं ये दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है। तो सबसे पहला जो केमिकल है आपका वो है NaHCO3। कौन है, NaHCO3, जिसे अपन किस किस नाम से जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर इसे कहा जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। काफ़ी बार के पेपर्स में क्वेश्चन पुटअप हो चुका है दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो ये किसका प्रतीक है, सोडियम का, यह आपका हाइड्रोजन होगा, CO3 क्या है, कार्बोनेट, तो नाम हो गया इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसके जो सामान्य नाम है, प्रचलित सामान्य नाम क्या क्या है इसके, इसे कहा जाता है कुकिंग सोडा, कुकिंग सोडा, ब्रेड सोडा, खाने का सोडा, मीठा सोडा, या फिर इसे कहा जाता है दोस्तों रसोई घर का सोडा, रसोई घर का सोडा। एक क्वेश्चन यहाँ से LDC में पूछा जा चुका है, और वो क्वेश्चन साफ साफ क्या आया था कि रसोई घर में, ध्यान से सुना क्वेश्चन को, रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े बनाने के लिए किस केमिकल का यूज होता है। तो रसोई घर में स्वादिष्ट पकवान की बात करें, स्वादिष्ट व्यंजन की बात करें, स्वादिष्ट भोजन की बात करें, चाहे वो पकोड़े बना रहे हैं चाहे वो कुछ भी बना रहे हैं, यदि स्वादिष्ट भोजन की बात की जाती है तो वो किसके जरिए तैयार किया जाता है, NaHCO3 के द्वारा। सोडा है तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सामान्य जो नाम है इसके कुकिंग सोडा, ब्रेड सोडा, खाने का सोडा, मीठा सोडा, रसोई घर का सोडा, या फिर इसे एक नाम और भी देते हैं अपन लोग, और वो आपको याद रखना है दोस्तों बेकिंग सोडा। ये सारे के सारे नाम आपके सोडियम बाइकार्बोनेट के हैं। दूसरा जो कंपाउंड इस्तेमाल किया जाता है, जो केमिकल काम में लेते हैं दोस्तों एसिडिटी को दूर करने के लिए, वो है MgOH का होल ट्वाइस। और MgOH का होल ट्वाइस क्या है दोस्तों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ये कौन है दोस्तों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसे कहा जाता है दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
और दोस्तों याद रखना ये क्वेश्चन रीट के पेपर में पूछा गया था, जो 10 या 12 फरवरी के समथिंग जो रीट का पेपर लगा था, उस रीट के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, किस टाइप से पूछा गया था। तो ध्यान देना, अम्लीयता के उपचार के लिए, अम्लीयता के उपचार के लिए किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में ना तो ये था ना ये था, ऑप्शन में दे रखा था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब यदि आप एक ही नाम याद करते हैं, जैसे आपने याद किया कि ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और आपने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम याद नहीं किया, तो वो ऑप्शन आपका राइट कभी नहीं हो सकता। इसलिए जितने भी नाम मैंने आप लोगों के सामने लिख रखे हैं, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप उनको अच्छी तरीके से सभी नाम को याद करें। और तीसरा जो केमिकल काम में लिया जाता है दोस्तों, वो है AlOH का होल्ट्राइस, और इसका नाम क्या है दोस्तों, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये 3 केमिकल आपके एसिडिटी को दूर करने के लिए काम में लिए जा सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। याद रखना, इंडिया में जो इनो तैयार होता है, इंडिया में जो इनो तैयार किया जाता है वो होता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से, और अरब कंट्री में जो इनो तैयार होता है वो होता है दोस्तों किससे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये भी आपको जानकारी रखनी है कि इंडिया का जो इनो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बना होता है, और अरब कंट्री का जो इनो बनकर के आता है वो किसका बना हुआ है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। तो एसिडिटी के उपचार के लिए आप लोग एंटासिड खाएंगे, प्रति अम्ल खाएंगे, और इनमें से तीनों की तीनों एग्जाम्पल आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट की यदि अपन बात करें तो याद रखना, तो दोस्तों अपन बात करेंगे HCl अम्ल के कार्य की। तो देखो HCl अम्ल क्या क्या कार्य संपन्न करता है। याद रखना, आमाशय की ऑक्जेंटिक कोशिकाओं के द्वारा ये HCl अम्ल सीक्रेट होता है, और इस अम्ल के क्या क्या काम है तो आप लोगों को मैं पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ। सबसे पहला काम है इसका टाइलिन एंजाइम की क्रिया को रोकना। अब आपको पता चल चुका है कि टाइलिन एंजाइम क्या काम कर रहा था, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर रहा था मुख गुहा में। तो टाइलिन एंजाइम की क्रिया को रोकने का काम संपन्न करता है। खुद एसिड है, इसलिए आपके भोजन को कैसा माध्यम प्रदान करता है दोस्तों, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। आपको पता चल चुका है कि HCl अम्ल है, तो ये भोजन को कैसा माध्यम प्रदान करेगा, अम्लीय माध्यम। इसके अलावा यह भोजन को रोगाणु रहित भी बनाता है, भोजन को क्या बनाता है, रोगाणु रहित बनाता है। इसके अलावा अपन इसके कार्य की बात करें तो अपने आमाशय में जितने भी निष्क्रिय एंजाइम होते हैं, तो याद रखना, आमाशय में उपस्थित निष्क्रिय एंजाइमों को ये किस में कन्वर्ट करता है दोस्तों, सक्रिय एंजाइमों में कन्वर्ट करने का काम संपन्न करता है। मतलब एंजाइमों का सक्रियन करने वाला कौन सा एंजाइम है, अम्ल है, तो वो आपका HCl अम्ल है, जो आमाशय में उपस्थित निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय एंजाइमों में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा पॉइंट की बात करूँ तो जो न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं, इन न्यूक्लियोप्रोटीन्स को ये कन्वर्ट करता है किसमें, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट करता है, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड में कन्वर्ट भी कौन करता है दोस्तों, HCl अम्ल करता है। तो ये आपके HCl अम्ल के कार्य हैं। टाइलिन एंजाइम की क्रिया को रोकता है, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, भोजन को रोगाणु रहित बनाता है, और आमाशय में उपस्थित निष्क्रिय एंजाइमों का सक्रियन करके यह इनको एक्टिव एंजाइम में, सक्रिय एंजाइमों में कन्वर्ट करता है, और न्यूक्लियो प्रोटीन्स को किस किस में कन्वर्ट करता है, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड में कन्वर्ट करने का काम संपन्न करता है। यह आपके HCl अम्ल के कार्य हो गए। अब देखो मैं आपको 2-3 पॉइंट और बताता हूँ अपने आमाशय के। आमाशय में याद रखना, भोजन का डाइजेशन होता नहीं है कंप्लीटली भोजन का डाइजेशन छोटी आंत में होगा। यहाँ बात करें तो आमाशय में होता है दोस्तों भोजन का मंथन। और याद रखना दोस्तों, मंथन का मतलब क्या है, मथने का मतलब होता है बिलोना। मतलब यहाँ भोजन को बिलोया जाता है। जिस प्रकार से
दही को बिलो करके मक्खन और छाछ अलग की जाती है, उस प्रकार यहाँ बिलोनी की क्रिया संपन्न होती है। आप जो कुछ भी पदार्थ खाते हैं वो सारा का सारा आपके स्टमक में जाकर के बिल जाता है। और जब भोजन को पूरी तरीके से मथ लिया जाता है तो याद रखना, मथित जो भोजन होता है, दूसरी टर्म आप लोगों के सामने आ रही है, मथित भोजन कहलाता है कायिम। क्या कहलाता है दोस्तों? कायिम। तो आपसे पूछा जा सकता है कायिम भोजन कहाँ का भोजन है? आमाशय का। कैसा भोजन है? मथित भोजन। इसके पहले मैं बोलस की बात कर चुका हूँ, तो बोलस मुख गुहा का भोजन था और ऐसा भोजन था जिसमें लार मिक्स हो चुकी थी। और अब आपके पास दूसरा जो टाइप आया वो है कायिम। और कायिम भोजन कहाँ का है? आमाशय का। कैसा भोजन है? मथित भोजन कायिम कहलाता है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो आमाशय में प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। और इस प्रोटीन के पाचन को अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ाया, कौन सा एंजाइम स्टार्ट करता है दोस्तों? तो वो है आपका पेप्सिन एंजाइम। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आहार नाल का वह कौन सा भाग है जहाँ से प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है? तो वो आपको याद रखना है आमाशय। लेकिन याद रखना, प्रोटीन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में संपन्न होगा, यहाँ पर कंप्लीटली पाचन नहीं होगा। यहाँ केवल और केवल प्रोटीन का पाचन स्टार्ट करता है कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करूँ कि सर जब HCl अम्ल अपने आमाशय में उपस्थित है और जब ये एसिडिटी को उत्पन्न करता है तो फिर आमाशय के ऊपर इसका कोई इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता? तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा बनता है। आमाशय की जो आंतरिक सतह होती है उस आंतरिक सतह पर श्लेष्मा का आवरण उपस्थित होता है दोस्तों। श्लेष्मा म्यूकस का आवरण उपस्थित होता है और ये म्यूकस किस प्रकृति की होती है? क्षारीय प्रकृति की होती है, जो आपके एसिड के प्रभाव को धीरे धीरे क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। तो ये भी अच्छा लॉजिकली क्वेश्चन है कि आमाशय का स्वयं का पाचन क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आमाशय की आंतरिक सतह पर श्लेष्मा या म्यूकस का आवरण उपस्थित होता है, जो कौन सी प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताता हूँ। दूध से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए जो काफ़ी बार पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। और जैसे मैं आपके सामने ये क्वेश्चन पुटअप करूँगा तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि हाँ सर ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में आए हुए हैं। तो वो कौन कौन से क्वेश्चन है तो ध्यान से सुनते जाना। दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम। तो आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले पता चल चुका है कि दूध को दही में कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है दोस्तों? रेनिन एंजाइम कन्वर्ट करता है। तो दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम तो कौन सा आपका? रेनिन एंजाइम है। सेम टू सेम क्वेश्चन चलता है, दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार ही पेपर में पूछा जा चुका है। दूध को दही में बदलने वाला जो जीवाणु है दोस्तों, बैक्टीरिया है, वो है लैक्टोबैसिलस लेक्टाई। तो देखो दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए सेम है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। एक मैं पूछ रहा हूँ दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम, तो वो आपका रेनिन एंजाइम है। दूसरा है दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु, तो वो कौन सा? बैक्टीरिया आपका लैक्टोबैसिलस लेक्टाई। इसके अलावा अपन बात करें तो दूध में उपस्थित शर्करा। तो सर दूध में उपस्थित कौन सी शर्करा होती है? तो उस शर्करा का नाम लैक्टोज शर्करा है दोस्तों। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। इसके अलावा बात करें तो दूध में उपस्थित अम्ल, और दूध में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो लैक्टोज शर्करा के जैसा ही आपको नाम निकल करके आएगा, लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है दोस्तों? लैक्टिक एसिड। एक बात और जान लो, जो नाम आपके सामने जब कभी भी लैक्ट का मिल जाए, लैक्ट, तो आपका क्वेश्चन किससे रिलेटेड होगा? दूध से रिलेटेड होगा। इसके अलावा बात करें दूध की शुद्धता का मापक यंत्र, दूध की शुद्धता का मापक यंत्र। तो दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? उसका नाम है लैक्टोमीटर। देखो फिर नाम आपके सामने क्या आ गया? लैक्ट आ गया। लैक्टोज, लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक, लैक्टोमीटर। इसी प्रकार अपन बात करें तो दूध का दही में परिवर्तन
और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पेपर में आता है कि दूध का दही में परिवर्तन कौन सा परिवर्तन कहलाता है, तो वो है दोस्तों आपका रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ पूर्णतया परिवर्तित हो जाता है। अवस्था बदले ना बदले कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पदार्थ के रासायनिक गुण और संगठन पर कंप्लीटली प्रभाव पड़ता है, वो पूरी तरीके से चेंजमेंट हो जाते हैं, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। केमिस्ट्री का पॉइंट है, बात करेंगे बाद में इनकी। तो ये आपके दूध के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम रेनिन एंजाइम, दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु लैक्टोबैसिलस लैक्टाई, दूध में उपस्थित शर्करा लैक्टोज शर्करा, दूध में उपस्थित अम्ल लैक्टिक अम्ल, दूध की शुद्धता का मापक यंत्र लैक्टोमीटर, और दूध का दही में परिवर्तन कौन सा परिवर्तन होता है दोस्तों, तो वो आपका रासायनिक परिवर्तन। यह आपके आमाशय की बात कंप्लीट कर चुके हैं अपन लोग। नेक्स्ट जो पॉइंट अपन पढ़ने जाएंगे वो आपका छोटी आंत, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर शायद मैं आपका डाइजेशन कंप्लीट कर दूंगा। इसके लिए आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, यदि आपको बाकी जनरल साइंस के अलावा बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट के यदि वीडियो आपको देखने हैं, आपको अच्छा स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप नरेंद्र एकेडमी गुढ़ा का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसको भी शेयर करें आप। मतलब जीके की बहुत अच्छी ट्रिक के साथ आप लोगों को वहाँ पर स्टडी मटेरियल देखने को मिलेगा। इसके अलावा वहाँ पर रीजनिंग की क्लासें भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो आप उस नरेंद्र एकेडमी गुढ़ा के चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसका जो लिंक है वो आपको मेरे एचआर स्टडी पॉइंट पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक आप बने रहिए दोस्तों मेरे साथ अपने यूट्यूब चैनल एचआर स्टडी पॉइंट के साथ। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा अनुरोध है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करते रहें। और जो भी आपको खामियां मिलती हैं उन खामियों को आप कमेंट बॉक्स में डाल करके मुझे अवगत करा सकते हैं, ताकि मैं इस स्टडी मटेरियल को और आप लोगों के सामने बहुत अच्छे तरीके से पेश कर सकता हूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।